सभी छात्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर, इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज हम लोग बात करेंगे संगम काल के राजनैतिक स्थिति पर। इसके पूर्व के वीडियो में हमने बात किया था संगम काल का परिचय, उसका अर्थ आदि पे प्रकाश डाला था। तो आज हम लोग बात करेंगे संगमकालीन राजनीतिक स्थिति और उसके पहले किन क्षेत्रों में संगम संस्कृति का विकास हुआ, उस पर हम लोग संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। तो हम देखें कि भारत के सुदूर दक्षिण का जो भाग है उसे तमिल अक्कम प्रदेश भी कहा जाता था प्राचीन काल में, और यह क्षेत्र पूरा कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। और इन्हीं क्षेत्रों में हम देखें तो संगमकालीन संस्कृति का विकास हुआ, जिन क्षेत्रों में संगमकालीन राजनीतिक गतिविधियों का क्रम रहा। इन क्षेत्रों के विषय में या संगमकालीन जो तीन महत्वपूर्ण राजवंश हैं, चेर, चोल, पांड्य के बारे में हमें जानकारी जो है साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों स्रोतों से प्राप्त होता है। तो हम देखें कि इनके संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है वह अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है कि हम उसके साम्राज्य के सुदूर दक्षिण में चेर, चोल, पांड्य राजवंश स्थित थे। इसके अलावा हम देखें तो मेगास्थनीज के इंडिका से भी जानकारी प्राप्त होती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी प्राप्त होती है, कात्यायन की वर्तिका से हमें जानकारी प्राप्त होती है, और साथ ही खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से भी आप देखें तो इन राजवंशों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। मगर यही स्रोत पर्याप्त स्रोत नहीं है संगमकालीन राजनीतिक स्थिति जानने के, बल्कि तीन संगमों में जो भिन्न भिन्न ग्रंथों की रचना हुई, उन रचनाओं से उस समय की राजनीतिक स्थिति पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है, जिससे हमें उस समय का राजनीतिक स्थिति के साथ ही उनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। तो हम लोग देखें कि प्राचीन संगमकालीन इतिहास का जो प्राचीनतम उपलब्ध साक्ष्य है वह संगम साहित्य है, जिससे संगमकालीन राजनीतिक स्थिति पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। उस समय उस समय के संगम साहित्य में हम देखें तो तमिल प्रदेश के तीन राज्य चेर, चोल, पांड्य के संबंध में जानकारी मिलती है, और इन्हीं तीनों की राजनीतिक गतिविधियों पर हम लोग इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेर राजवंश की बात करेंगे। तो हम देखें कि चेर राज्य आज के आधुनिक समय में जो केरल का क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों में इनका शासन क्षेत्र था। और इनके संबंध में या चेरों के संबंध में ऐत्रेय ब्राह्मण में एक शब्द आया है चेरपादा। इस शब्द से कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि चेरों के संबंध में जो प्राथमिक जानकारी मिलती है यह इसी से मिलती है, ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है। इसके अतिरिक्त संगम कवियों ने चेरों की प्राचीनता महाभारत के युद्ध के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि इनके राजाओं द्वारा
महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया गया था। मगर इस संबंध में विद्वानों का अलग अलग मत है और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कल्पना लगती है। इसके अलावा हम देखें तो कात्यायन की जो वर्तिका है उसमें भी चेरों के बारे में सूचना मिलती है। और पहले हमने कहा कि अशोक के अभिलेखों में भी चेरों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो रही है। इस प्रकार ये इनकी जो जानने के स्रोत हैं वो भिन्न भिन्न माध्यम हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनके शासकों के संबंध में। तो हम देखें कि संगम कालीन प्रथम चेर राजा उदय जीरल थे, जिनके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं को भोजन कराया था। इसके अलावा इनकी अन्य कोई उपलब्धियों के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इनका शासनकाल लगभग 130 ईस्वी मानी जाती है। इसके पश्चात हम देखें तो इनके उत्तराधिकारी नेंदु जीरल आदन हुए और जिनका शासनकाल 130 के उपरांत था। इन्होंने मालाबार तट पर किसी शत्रु को पराजित किया था अपने, और साथ ही यवन के व्यापारियों को बंदी बनाया था, क्योंकि इनके क्षेत्रों में वो प्रवेश कर गए थे। और इन व्यापारियों के संबंध में अनुमान लगाया जाता है कि यह लोग रोम या अरब के व्यापारी थे। साथ ही इन्होंने अन्य राजाओं के कुछ संघ को पराजित किया था और पराजित करने के उपरांत इन्होंने अधिराज की उपाधि धारण की थी। इनके उपरांत हम देखें तो इनके उत्तराधिकारी के रूप में सेन गुटवन की उत्पत्ति होती है। मगर नेदुन आदन का जो अंतिम समय था वो बहुत ही कष्टमय था। माना जाता है कि चोल राजा से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके मृत्यु के उपरांत सेन गुटवन उनका पुत्र उत्तराधिकारी बना और इसका शासनकाल 180 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके संबंध में खासकर जो संगमकालीन कवि हैं पर ने उल्लेख किया है कि ये बहुत ही शक्तिशाली थे, वीर योद्धा थे, कुशल सेना नायक थे और इनकी जो नौसेना थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसके कारण इन्होंने पश्चिमी समुद्र के बीचों बीच भी अपने साम्राज्य का विस्तार कराया था। इसके अलावा हम देखें तो इनके संबंध में ये भी जानकारी मिलती है कि ये साहित्य, कला आदि के संरक्षक थे और इन्होंने दक्षिण भारत में पत्नी पूजा आरंभ की थी। इसके पश्चात सेन गुटवन के पश्चात देखें तो चेर वंश या चेर राज्य कई अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गया था, जिसके कारण इनकी शक्ति क्षीण होने लगी और जो इनके सबसे अंतिम राजा थे सेईए, जिनका शासनकाल 210 ईस्वी के आसपास माना जाता है, यह पांड्य राजा नेडुएलियन से युद्ध करते हुए पराजित हो गए थे। और इसी के साथ हम देखें तो जो चेर सत्ता है उसका पतन हो गया। उसके उपरांत हम लोग दूसरे राज्य की बात करेंगे, चोल राज्य की। तो हम देखें संगमकालीन राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में चोलों की पहचान है और इनका जो क्षेत्र था पेन्नार नदी तथा दक्षिणी वेलारू नदी के मध्य का क्षेत्र इनका शासन क्षेत्र था, जो वर्तमान समय में कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, त्रिरापल्ली, तंजौर आदि का क्षेत्र आता है।
इनकी आरंभिक राजधानी मनलूर थी, जो बाद में इन्होंने बदलकर उरयूर कर लिया था। संगमकालीन चोल राज्य का शक्तिशाली राजा करिकाल था और माना जाता है कि इन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध जीते थे और इनका शासनकाल 190 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इन्होंने अपने समकालीन चेर और पांड्य राजाओं को पराजित किया था और उसके पश्चात हम देखें तो श्रीलंका के क्षेत्रों पर भी इन्होंने आक्रमण करके कुछ क्षेत्रों की विजय की थी और वहाँ से लगभग 12,000 युद्धबंदियों को लाकर पुहार पत्तनम नामक बंदरगाह के निर्माण में उन्हें लगाया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने कावेरी नदी पर एक बांध का निर्माण किया था, जिससे भिन्न भिन्न नहरों को निकाला गया था, जो कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास था इनका। क्योंकि इनके विजय का मूल कारण यह था कि चोलों की नौसेना बहुत ही विकसित अवस्था में थी और इसलिए यह भिन्न भिन्न क्षेत्रों की विजय कर पाए थे। इनके संबंध में खासकर संगम काल के बाद की जो रचना है शिल्पाधिकारम, उसमें जानकारी मिलती है कि करिकाल ने उत्तरी भारत में मगध और अवंती के साथ अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। करिकाल के पश्चात हम देखें तो चोलों की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी थी और उनके 3 पुत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है और माना जाता है कि इन पुत्रों ने अलग अलग शाखाओं का निर्माण कर लिया था। मणिमेखला से ज्ञात होता है कि करिकाल के पुत्र नेडून गिल्ली तथा नेडुमुदुकिल्ली के बीच आपसी युद्ध हुआ था और जिसमें नेडुल गिल्ली पराजित हुआ और इसी के साथ संगमकालीन चोल राज्य का पतन भी आरंभ हो गया था। 3वीं शताब्दी के अंत तक देखें तो चोलों की सत्ता लगभग क्षीण हो चुकी थी और इसके उपरांत लगभग 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक चोलों का जो काल है वह अंधकार का काल माना जाता है और 850 में पुनः चोलों का विजयालय के नेतृत्व में उद्धार हुआ था। तीसरा जो अंतिम राज्य है पांड्य राज्य, तो हम देखें पांड्य राज्य के संबंध में पाणि के अष्टाध्यायी से जानकारी प्राप्त होती है तथा मेगास्थनीज के इंडिका से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेखों से और कात्यायन की वर्तिका से इनके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है, इनके राज्य के संबंध में। लेकिन इन राज्यों के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है वो संगमकालीन साहित्य है। तो हम देखते हैं कि दक्षिण में संगमकालीन पांड्य का राज्य कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था और इस क्षेत्र के अंतर्गत आधुनिक समय में मदुरा, तिन्ने, वल्ली एवं ट्रावनकोर आदि का क्षेत्र शामिल था और इनकी राजधानी मदुरा हुआ करती थी, जो उस समय एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में था। संगमकालीन जो पांड्य राजा हैं उनके संबंध में जानकारी यह प्राप्त होती है कि बहुत ही संक्रमण स्थिति है, क्योंकि उनके क्रमबद्ध उनके राजाओं का इतिहास हमें प्राप्त नहीं होता है, किंतु जो तमिल अनुश्रुति है उससे ज्ञात होता है कि पांड्यों के जो प्रथम राजा थे वदिन बल्लबन्नी के, और उस समय यह एक शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाते थे और इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान हवन आदि का भी अनुष्ठान कराया था। साथ ही यह कवियों के, साहित्यकारों के आश्रयदाता के रूप में भी जाने जाते हैं। और इसके अलावा हम देखें तो अनुश्रुतियों में यह भी जानकारी मिलती है
इनके पश्चात तो अन्य राजाओं को जो नाम मिलता है मदीनन ओरक्के तथा इल मेरु, ये दो नाम इन्हीं के साथ प्राप्त होते हैं अनुसूचियों से। इसके अतिरिक्त हम देखें तो खासकर बाद में मान गो डिम रुदन एवं नक किक्कर आदि संगम कालीन कवियों से यह ज्ञात होता है कि इन कवियों ने उस समय के पांड्य राजाओं के बारे में बहुत प्रशंसा में लिखा था और जिसकी विस्तृत जानकारी हमें संगमकालीन रचना पतत्तु पादु में मिलता है। इसके अलावा हम देखें तो इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण राजा है नेडड्डू जेलियन था, जिसका शासनकाल 210 ईस्वी माना जाता है और इन्होंने अपने शासनकाल में चोल एवं चेर राजाओं को पराजित किया था, जिससे इनका क्षेत्र का विस्तार हुआ था। इनके संबंध में खासकर जो संगमकालीन कवियों ने प्रशंसा की है कि वह एक विद्वान थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे, उदार प्रशासक थे एवं एक धर्मनिष्ठ शासक के रूप में थे। इसके साथ ही हम देखें कि इन्होंने वैदिक धर्म का पोषक ये थे और इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अनेक यज्ञ आदि का भी अनुष्ठान कराया था, जिससे यह ज्ञात होता है कि जो उत्तर भारत की आर्य संस्कृति थी उसका विस्तार दक्षिण भारत में संगमकालीन राजाओं में पर खासकर पड़ने लगा था। इनके शासनकाल में हम देखें तो मदुरा जो इनकी राजधानी थी, भारत का एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उसका विकास हो रहा था। और इस प्रकार नेडुंजेलियन के उपरांत कुछ समय तक पांड्य राज्यों का इतिहास ज्ञात होता है और बाद में हम देखें तो चोल चेर की तरह ही इनकी भी जो इतिहास है वह अंधकारपूर्ण हो जाती है और इस राजवंश का पुनः उद्धार 7वीं शताब्दी में हम देखते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि जो संगमकालीन राजनीतिक स्थिति है उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो संगम साहित्य ही है और उन्हीं से उस समय की शासन व्यवस्था, उस समय के भिन्न भिन्न राजाओं के बारे में, उस समय के किस तरह की आचार विचार थे या किन क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया आदि पर प्रकाश खासकर संगमकालीन साहित्य से ही प्राप्त होते हैं। अब हम लोग निष्कर्ष के रूप में देखें तो कह सकते हैं कि जो संगमकालीन राजनीतिक स्थिति वह एक तरह का संक्रमणकालीन भी कह सकते हैं, क्योंकि तीनों ही राज्य आपस में साम्राज्य विस्तार हेतु लड़ रहे थे। दूसरा, यह जो काल है संगम काल का, ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक विकास का भी काल माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संगमकालीन जो काल है वो एक स्वर्णिम काल था, क्योंकि इस पीरियड में भिन्न भिन्न पुस्तकों की रचना हुई थी जो दक्षिण भारत के इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में निर्मित हुए थे। इसके अलावा हम देखें तो खासकर जो यहाँ की राजनीतिक स्थिति थी उसमें राजाओं की जो स्थिति है
वो उत्तर भारत की तरह ही हमें दिखाई दे रहा है कि राजा राज्य में श्रेष्ठ हैं, उसके बाद पुरोहित था, फिर वेल्लार है, खासकर किसकों का एक वर्ग था, उसमें भी आप खासकर दो वर्गों में हम लोग बांट देते थे कि एक जो है कि धनी कृषक और एक निर्धन कृषक। मगर उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में अभी वर्ण व्यवस्था का विस्तार नहीं दिखाई दे रहा है या वर्ण व्यवस्था का स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है, मगर ब्राह्मणों का वर्चस्व हमें इस पीरियड में दिखाई दे रहा है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह पीरियड जहाँ राजनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण था, वहीं दूसरी तरफ इस समय तक इन क्षेत्रों का आर्यीकरण प्रारंभ हो गया था, जो अगस्त ऋषि के नेतृत्व में हुआ था। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।